हेलो दोस्तों, नमस्कार। कहानी भटकती आत्मा किसी के इंतजार में। मैदानी भागों में भी अगर किसी कल कल बहती नदी के किनारे कोई छोटा सा गांव हो, आसपास में हरियाली ही हरियालियां हो, शाम के समय गाय बकरियों का झुंड इस नदी के किनारे के खाली भागों में छोटी बड़ी झाड़ियों के बीच उग आई घासों को चर रहा हो, गाय रह रह कर रंभा रही हो, बछड़े कुलांग से भर कर खेल रहे हो, आसपास में ही एक छोटे से खाली भाग में चरवाई गुल्ली डंडा या चिक्का कबड्डी आदि खेल रहे हों और छोटी छोटी बातों पर भी तर्क वितर्क करते हुए हंसी मजाक कर रहे हो। पास के ही खेतों में किसान लोग खेतों की निराई गुड़ाई या जुताई कर रहे हो, रह रह कर कहीं सुरती ठोकने की आवाज़ आ रही हो। कोई किसान खेत जोतने के बाद कंधे पर हल उठाकर गांव में जाने की तैयारी कर रहा हो। कुछ घसगनियों घास में भरे खींची को सर पर उठाए हाथ में लेहुआ और खुरपी लिए घर की ओर जाने के लिए उतावली दिख रही हो। उसी समय कोई चिंतक वहीं आस पास नजर गड़ाए ये सब देख रहा हो, तो ये सब देखना, ये महसूस करना किसी स्वर्णीय आनंद से कम नहीं होगा। ये मनोहारी दृश्य उसके लिए सदा अविस्मरणीय होगा। जब आप सवेरी क्षेत्र में पूरब की ओर बढ़ेंगे तो नदी के खिलार में आपको एक बैभनवली नाम का गांव मिलेगा। इस गांव में 7 टोले हैं। उन्हीं टोलों में से एक टोला है बैभन टोला भी आसपास के टोल वाले बैभनोती भी कहकर पुकारते हैं, क्योंकि इस टोले पर 22-24 घरों में से 18-20 घर ब्राह्मण के ही हैं। इस टोले के लगभग 200 मीटर की दूरी पर गंडक बहती है। गांव में कई सारे देवी देवताओं के थान हैं। इन थानों के मुख्य रूप से डिब बाबा, भैरव बाबा, काली माई, भवाई माई के थान हैं और साथ ही गांव के बाहर नदी के पास एक टीले पर बना छोटा सा शिव मंदिर। अगर कभी आप कहीं भी सुरभ्य पर्वतीय क्षेत्र का दर्शन किए हो तो उसकी खूबसूरती के कायल हो, और उसके बाद मैदानी भाग के छोटे से टोल रूपी गांव में जाने को मौका मिल जाए तो हर हालत में यहाँ का सुरम्य वातावरण, गहरी सादगीपूर्ण परिवेश आपको मंत्र मुग्ध कर देगा और आपके मुख से बरबम ही निकले पड़ेगा। इस भौतिक संसार में अगर कोई स्मरणीय मनोहारी स्थल है तो वो यही है। एक बार की बात है कि एक विदेशी पर्यटक दल घूमते घामते इस गांव के पास आ पहुंचा। इस दल को यह ग्रामीण परिवेश, प्राकृतिक सौंदर्य इतना पसंद आया कि वे लोग महीनों तक यहीं रह गए। गांव वालों ने उनकी बहुत आवभगत भी की। इस दल ने नेसी नामक एक षोडश भी थी। प्रकृति ने उसके अंग प्रत्यंग में बला की खूबसूरती भर दी थी। उसे जो भी देखता ही रह जाता। नेसी बहुत शर्मीली स्वभाव की थी और यहाँ तक कि वह अपने पर्यटन दल के सदस्यों के साथ भी बात करते समय आंखें नीचे रखती थी। नेसी की खूबसूरती में उसके दैनिक कार्य 4 चांद लगा देते थे। वे प्रतिदिन समय से जगने के बाद नहा धोकर मंदिर भी जाती थी और गांव के कुछ किशोरों, बच्चों, महिलाओं आदि को मंदिर के प्रांगण में इकट्ठा कर योग आदि के साथ ही अंग्रेजी बोलना भी सिखाती थी। दरअसल नैन्सी को भारतीय संस्कृति से गहरा लगाव था और वह जर्मनी के किसी विश्वविद्यालय से संस्कृत की पढ़ाई भी कर रही थी। नैन्सी को कई सारी भाषाओं पर एक अधिकार था। वह फर्राटेदार दसवीं हिंदी बोलती थी। कभी कभी नैन्सी गांव की महिलाओं को एकत्रित कर उन्हें विभिन्न प्रकार की कलाओं में पारंगत करने की कोशिश करती थी। इन महीनों में गांव वालों को चहेती बन गई थी। नैन्सी अपनापन ने पूरे वालों को अपना बना लिया था।
रमेश काका तो गांव वालों के सामने उसकी भूरी भूरी प्रशंसा करते थे और सीना तान कर कहते थे। अगर कोई नैन्सी के माता पिता हाँ कहें तो वो अपने बेटे सूरज का ब्याह नैन्सी से करना पसंद करेंगे, भले ही इसके लिए उनका अपना समाज साथ न दे। गाँव के आने के बाद अगर नैन्सी ने सबसे अधिक समय किसी के साथ बिताया था तो वह था सूरज। नैन्सी कभी कभी सूरज के साथ खेतों की तरफ भी निकल जाया करती और उसके साथ मंड पर बैठकर गन्ना खाती, बहुत सारी बतियाती और हिरनी की तरह कुलाछे भरती गांव में आ जाया करती। कभी कभी तब सूरज गाय बैलों को नहलाने के नदी पर जाता तो नैन्सी भी उसके साथ जाती और मवेशियों को नहलाने में उसकी मदद करती। फुआले का लोढ़ा बनाकर गाय भैंसों के शरीर पर मलती, गाय बछड़ों को दुलारती और किसी गांव का पगड़ा पकड़ने कोई विदेशी गीत गुनगुनाती। सूरज के साथ लौट आती। कभी कभी किसी बात को लेकर नैन्सी और सूरज भी लड़ जाते। ये टकरार बहुत अधिक देर तक उन्हें एक दूसरे से दूर नहीं रख पाती। कहीं न कहीं सूरज और नैन्सी के दिल में किसी कोने में प्रेम अंगड़ाई लेने लगा था। प्रेम की लौ जलने लगी थी, पर वो दोनों अनजान थे इससे। विधि का लिखित कहे या प्रकृति कोई खेल। लगभग 2-3 महीने बाद जब वे विदेश पर्यटन दल उस गांव से विदा लेने लगा तो नैन्सी ने अपने आप को गांव वालों के दिल के इतने करीब पाया कि वह गांव वालों की जिद के आगे नतमस्तक हो गई और अपने साथियों के साथ न जाकर कुछ दिन और गांव वालों के साथ रहने का मन बना लिया। नैन्सी ने जो ही उस गांव में कुछ दिन और रुकने की बात कही, सभी ग्रामवासी उल्फित मन से मन ही मन उसकी जय जयकार करने लगे। रमेश काका तो इतने पसंद थे कि उनकी आंखों के आंसू बहुत चाहत बाद भी आंखों में रहना उचित नहीं समझे और आंख भी अब उनको विदा करना ही ठीक समझी। लोग कुछ समझ पाते उससे पहले ही रमेश काका दौड़कर नैन्सी को बाहों में भर लिए और अपनी बेटी की विदा करने वाले बाबुल की तरह अरे मेरी बेटी कहकर पकड़ने लगे। नैन्सी भी अपने आप को रोक नहीं सकी और उससे लिपट कर आंसू बहाने लगी। नैन्सी ने रमेश काका के घर के सभी कामों में हाथ बटाने के साथ ही गांव वालों को सिखलाना पढ़ाना जारी रखा। धीरे धीरे 10-12 महीने बीत गए और अब नैन्सी पूरी तरह ग्रामीण किशोरी के रूप में परिणत हो चुकी थी। इन 10-11 महीनों के बीच नैन्सी ने गांव के किशोरों और युवाओं को इतना प्रेरित किया कि इतना उत्साहित किया कि गांव के लगभग अधिकांश किशोर युवा जो 10वीं-12वीं आदि पास थे वो अपनी मेहनत के बल पर सरकारी नौकरी में चयनित हो गए। रमेश काका का बेटा सूरज भी NDA की परीक्षा उत्तीर्ण कर प्रशिक्षण के लिए पुणे आ गया। अब गांव की तस्वीर एकदम से बदल गई थी। पहले जो गांव की सरलता, सुंदरता, संपन्नता ठंड से कांपती एक चिरई की तरह पंख को सिकोड़े हुए थी, वही सरलता, सुंदरता और संपन्नता अब रूसी घास के लगने से अपना पंख पसार कर उड़ने लगी थी। सूरज का प्रशिक्षण समाप्त होते हुए गांव वापस आ गया। उसकी पोस्टिंग एक सेनाधिकारी के रूप में हो चुकी थी। वे 10-15 दिन की छुट्टी बिताने के बाद ज्वाइनिंग करने वाला था। इन 10-15 दिनों में समय ने पूरी तरह से करवट लिया। नैन्सी के ये बताते ही कि वे अनाथ है, उसका इस दुनिया में कोई नहीं है। रमेश काका ने स्नेहित हृदय से उसके सर पर हाथ रखा और अपने सूरज से कहा कि बेटा, मेरी एक ही इच्छा है कि नैन्सी को तू अपना ले। सूरज ने रमेश काका के हाँ में हाँ मिलाई।
पर कहा कि बाबूजी ज्वाइनिंग करने के बाद मैं पहली छुट्टी में गांव आते ही नैन्सी से ब्याह रचा लूँगा। कहते हैं कि आदमी एक खिलौना है, उसे शक्ति का जो अपने मनोरंजन के लिए अपने हिसाब से आदमी के साथ खेलती है। इस खेल में आदमी का बस नहीं चलता, उसे तो बस एक कठपुतली की तरह उस व्यक्ति के इशारों पर नाचना पड़ता है। वे शक्ति जिसके अदृश्य होकर भी दृश्य होने का भान है, वे कभी कभी कुछ ऐसे खेल कर जाती है कि खिलौना टूटकर बिखर जाता है या उसकी दृश्यता अदृश्यता में परिणत हो जाती है। जी हाँ, परिणीता बनने से पहले ही उसे शक्ति ने कुछ ऐसा ही खेल खेला नैन्सी के साथ। ऐसा खेल जो नैन्सी के जीवन में ऐसा भूचाल ला दिया कि वे सदा सदा के लिए अदृश्यता में दृश्य बन गई। हुआ ये था कि सूरज सीमा पर आतंकी गतिविधियों का शिकार हो गया था और उसकी लाश भी शायद आतंकी उठा कर ले गए थे। सेना के कई जवान अधिकारी गायब हो गए थे और 15-20 दिन तक खोज करने के बाद भी उसका अता पता नहीं मिला, तो सेना ने ये मान लिया था कि वे आतंकी की भेंट चढ़ गए। नैन्सी, वही नैन्सी जो पहले एक ही तरह कुलाचे भरती रहती थी, अब एक मूर्ति बनकर रह गई थी। खाना पीना सब कुछ त्याग दिया उसने। गांव वालों ने, रमेश्वर काका ने उसे बहुत समझाया, पर वह सब कुछ समझ कर भी वे एक नासमझ बनी रही। सूनी आंखों में राह निहारती रही, गांव के बाहर पागलों जैसे घूमती रही। एक दिन पता नहीं उसे क्या सूझा कि उसने सरकार को पत्र लिखा, जिसमें उसने लिखा था कि उसका सूरज जिंदा है, वह मरा नहीं। फिर से अभियान चलाकर उसकी नई सिरे से खोज की जाए, वह जरूर मिल जाएगा। पर सरकार उस पत्र पर कोई कार्रवाई नहीं की, क्योंकि वह भी पूरी तरह से मान चुकी थी कि सूरज शहीद हो चुका है। अब नैन्सी के पास खुद कुछ करने के सिवा और कोई चारा नहीं था। वह हर हालत में सूरज को पाना चाहती थी और उसका दिल यह मानने को कतई तैयार नहीं था कि सूरज अब नहीं रहा, क्योंकि वह एक दिन रमेश्वर काका से भी कह रही थी कि काका, अगर सूरज नहीं आ रहा है तो मुझे उसका एहसास क्यों नहीं हुआ। काका, हम दो जिस्म एक जान है, अगर उसे कुछ हुआ होता तो मुझे जरूर पता चलता। पर सात्विक समर्पित प्रेम को समझना सबके बस की बात नहीं होती। रमेश्वर काका ने उस नैन्सी का सूरज के प्रति दीवानगी पागलपन समझा और बस उसे संवेदना देकर रह गए। लगभग 1 महीने बीत गए। अब नैन्सी थोड़ी कठोर सी लगने लगी थी। उसके चेहरे पर अजीब से भाव बढ़ते बिखरते रहते थे। लोगों को लगता कि वे थोड़ी सी बावली हो गई है। एक दिन सुबह जब रमेश्वर काका खेतों से लौटकर घर वापस आए तो नैन्सी घर में न दिखी। दरअसल नैन्सी तो सूरज की खोज में निकल गई। नैन्सी के जाने के लगभग 14-15 दिनों बाद एक ऐसी घटना घटी जो रमेश्वर काका और गांव वालों के लिए बहुत ही हृदय विदारगी थी। इस घटना ने पूरे गांव को स्तंभित तो कर दिया था, पर पूरे गांव वालों ने क्या, जो भी इस घटना को सुनता नैन्सी के कारनामे के आगे नतमस्तक हो जाता। दरअसल नैन्सी एक सैनिक के भेष में भारतीय सैनिकों की आंख से बचते हुए वहां पहुंच गई थी जहां से सूरज गायब हुआ था। उस जगह पहुंचकर नैन्सी ने गोली चलाते हुए दुश्मन सेना के खेम में भूचाल ही नहीं लाया था, वे तो कितनों को मार गिराया था। और भारतीय सेना कुछ समझ पाती उससे पहले ही दुश्मन सेना की एक गोली ने उसकी यह लीला समाप्त ही कर दी। फिर सेना के जवानों ने नैन्सी के शव को अपने कब्जे में लेकर कुछ कागजी कार्रवाई करने के बाद उसे सम्मान रमेश्वर काका को सौंप दिए थे। नैन्सी के चले जाने से केवल रमेश्वर काका का ही घर काटने को नहीं दौड़ता था, अभी तो पूरे गांव
में शौक की लहर थी। यहाँ तक कि वह ग्रामीण सात्विक मनोरम परिवेश अब आगे उछल लगा था। पर समय समय अच्छे अच्छे घाव को भर देता है। काफी समय बीत जाने के बाद फिर से अपने पुराने ठेर पर लौटने लगा था। लोग बीती बातों को याद कर अपनी आंखें तो गीली कर लेते थे, पर उस एक बुरा स्वप्न मानकर भूल जाना चाहते थे। एक दिन सुबह सुबह रमेश का खेतों से लौटकर आए तो क्या देखते हैं कि घर में किसी के पायल की आवाज़ सुनाई दे रही है। उन्हें बहुत ही कौतूहल हुआ, पर जब घर में घुसे तो चूल्हा जलता देख उसके सर की लकीरों के साथ ही पसीने भी उभर आए। जो कुछ भी हो रहा है वो अजीब था और रमेश काका कुछ समझ नहीं पा रहे थे। तभी उन्हें एक आवाज़ ने विस्मित कर दिया। जी हाँ, एक महिला आवाज़ ने। वे सुमधुर आवाज़ किसी और की नहीं अपितु नैन्सी की थी। वे हंसती से बोली रही थी, बाबूजी डरिए नहीं, मैं हूँ नैन्सी। मैं वापस लौट आई हूँ और बहुत ही जल्द सूरज को भी वापस लाऊंगी। रमेश काका के पैर पीछे की ओर मुड़ गए। वे तेजी से घर के बाहर निकले और घर के बाहर निकलते ही चिल्लाने लगे। उनकी चिल्लाहट सुनकर गांव के काफी लोग एकत्रित हो गए। फिर उन्होंने लोगों से पूछने पर उंगली से घर की ओर इशारा करते हुए कपकपाई आवाज में कहा कि वे लौट आई हैं। गांव के कुछ लोगों ने हिम्मत करके घर में प्रवेश किया कि आखिर कौन लौट आई है। ऐसा क्या हुआ कि रमेश काका एकदम से सहम गए। जब गांव वालों ने घर के अंदर किया तो उन्हें भी किसी के पायल की आवाज़ सुनाई देने के साथ ही बहुत कुछ ऐसा दिखा महसूस हुआ जिससे उन्हें भी नैन्सी के लौट आने पर भरोसा हो गया। पर फिर भी ये मानने को तैयार नहीं थे, क्योंकि नैन्सी तो मर चुकी थी, वे कैसे आ सकते। अजीब स्थिति थी। फिर कुछ लोगों ने हिम्मत करके नैन्सी को आवाज़ लगाने पर अब तो पायल की आवाज़ भी गायब हो गई। फिर क्या था, कुछ लोगों ने रमेश का पूरा घर छान मारा, पर उसे नैन्सी कहीं नहीं मिली। अब तो गांव वाले पूरी तरह से डर गए। तो क्या नैन्सी की आत्मा? खैर, उस गांव वालों ने दोपहर में मंदिर पर एकत्रित होकर इस पर चर्चा करनी शुरू कर दी। आखिर अगर नैन्सी की आत्मा वापस आ गई है तो अब क्या करना चाहिए। कहीं ऐसा न हो कि वह हम गांव वालों को परेशान करे। गांव बड़ बुजुर्ग अभी यही सोच रहे थे कि तभी एक हल्की सी आंधी उठी। कोई कुछ समझ पाता उससे पहले ही मंदिर का बड़ा घंटा अपने आप बजने लगा। सब लोग सहम कर बैठ गए। किसी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। तभी घंटे की आवाज़ धीमी होने लगी। एक अदृश्य महिला आवाज़ गूंजने लगी, हाँ, मैं हूँ नैन्सी, मैं वापस लौट आई हूँ और जब तक सूरज को लाकर रमेश काका को सौंप नहीं देती मैं यहाँ से नहीं जाऊँगी। पर हाँ, मैं ये भी वादा करती हूँ कि मेरे कारण इस गांव के किसी का भी कोई बुरा नहीं होगा। मैं बहू हूँ इस गांव की और सदा अपने संबंधों को निभाती रहूँगी। ये आवाज़ समाप्त होते ही गांव वालों के पास अब कुछ कहने या सोचने के लिए कुछ भी तो नहीं बचा। उन्हें अदृश्यता का भान हो चुका था। सभी लोग अपने अपने घरों को जा चुके थे। दूसरे दिन प्रतिदिन सुबह सुबह अदृश्य आत्मा गांव में घूमकर लोगों को सजग करती नजर आने लगी। उसके होने के एहसास तो सबको हो रहा था, पर उसकी अदृश्यता एक अबूझ पहेली बनी हुई थी। ये कहानी यहीं समाप्त हो जाती है, क्योंकि अगर नैन्सी को लगता था कि सूरज जिंदा है तो क्या वास्तव में सूरज जिंदा था? क्या वास्तव में नैन्सी की आत्मा सूरज को वापस ला सकी? अगर हाँ, तो उसने सूरज को लाने के लिए क्या हथकंडे अपनाए? कहीं ऐसा तो नहीं कि उसने आतंक की हद तक जाकर आतंकवाद
साथियों को ही तो आतंक में ही जीने पर मजबूर कर दिया। बहुत कुछ है जानने को, सोचने को। मैं भी सोचती हूँ और आप भी सोचें। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। अगर दोस्तों कहानी पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।